हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यूनिस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट का, ठीक है। जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं सॉल्व्ड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 7 एंड 10 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे टोटली सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे। और हम लोग आज कवर करेंगे अपनी यूनिट नंबर 4th एंड 5th। अगर आप यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं कवर किया हूं, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो तुरंत आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे उसकी लिंक मैं दिया हूं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 एंड 5 यूनिट का, ठीक है। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़े वाले बनते थे टोटली मैं आज यहाँ पे आप सभी के लिए से वो आंसर के साथ लेके आया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे यूनिट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है वह है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सपोजिटरी बेसेज आर देयर। ये आपको बताना है कि आप सभी ने सपोजिटरी जरूर पढ़ा होगा, तो सपोजिटरी में कितने टाइप के बेस यूज होते हैं उसे आपको बताना है। एंड डिस्कस द डिफरेंट मेथड फॉर द इवेल्युएशन ऑफ सपोजिटरी। और हम लोग क्या है सपोजिटरी को कैसे इवेल्युएट करते हैं अलग अलग मेथड के हेल्प से, उसे हमें बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि सपोजिटरी बेस। अब हम बात करेंगे अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन का। तो इसमें आपको वही बताना था कि टाइप ऑफ सपोजिटरी बेसिस कितने टाइप के होते हैं। तो मैं यह जब सिलेबस खत्म कर रहा था आप सभी के साथ, तब भी मैं इसको बता दिया था कि यह 7 या 10 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है आपके एग्जाम में। अब देखो सपोजिटरी बेसिस कितने होते हैं, जैसे आयली बेसिस होते हैं, कुछ हमारे हाइड्रोफिलिक बेसिस होते हैं, कुछ वाटर डिस्पर्सिबल बेसिस या एक्वस बेसिस होते हैं, और कुछ हमारे जो होते हैं इमल्सिफाइंग बेसिस होते हैं। अब हम एक एक को डीप में देखेंगे कि ये ऑयली बेसिस, हाइड्रोफिलिक बेसिस, वाटर डिस्पर्सिबल बेसिस, इमल्सिफाइंग बेसिस, ये सारी चीजें क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करें तो ऑयली बेसिस का। ऑयली मीन सभी को पता होगा कि थोड़ा मतलब ऑयली जो रहता है ना, ऑलिजीनियस जो होता है या फैटी थोड़ा होता है, उन्हें हम बोलते हैं ऑयली बेसिस। अब अगर देखा जाए इसका अदर नेम क्या है, इट इज आल्सो नोन एज ओलिजीनियस या फैटी बेसिस। अगर इसको हम लोग दूसरे नाम से जाने तो ओलिजीनियस या फैटी बेसिस के नाम से भी यह जाना जाता है हमारा जो ऑयली बेसिस। अगर कभी कोई आपसे 2 मार्क्स का पूछ लिया कि व्हाट इज ओलिजीनियस बेसिस, तो आप उसे ऑयली बेसिस के बारे में पूरी डीप जानकारी आप उसे दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखो एग्जांपल ऑफ ऑयली बेसिस, ये जो ऑयली बेसिस के हमारे एग्जांपल हुआ है थियोब्रोमा आयल और ट्राइग्लिसराइड। अब ये क्या होते हैं, थियोब्रोमा आयल और ट्राइग्लिसराइड हमारे हमारे वो जो सपोजिटरी है, सपोजिटरी को बनाने में कैसे अपने बेस का होने का ये अपना मतलब जो भी रोल होता है वो कैसे प्ले करते हैं हमारे थियोब्रोमा आयल और ट्राइग्लिसराइड। अब हम इनके बारे में देखेंगे। ये जो थियोब्रोमा आयल होता है उसे आप कोकोआ बटर भी बोल सकते हो, इट इज आल्सो नोन एज कोकोआ बटर, ठीक है। इट इज मोस्टली यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ सपोजिटरी। ये सब कॉमन पॉइंट, ये सब बना के भी लिख सकते हो, केवल आप अपने माइंड में ये सारी चीजें सेट कर लो। अब देखो क्या है, इसे आप कोकोआ बटर बोल सकते हो, और यह क्या है सपोजिटरी के फार्मूलेशन में आप इसे यूज कर सकते हो। इट इज व्हाइट कलर एंड सॉलिड फॉर्म लाइक एज बटर। यह सभी ने बटर तो देखा होगा ना, तो बटर की तरह यह क्या है सफेद कलर का होता है और थोड़ा सॉलिड फॉर्म में भी होता है। कोकोआ बटर कैन इजिली मेल्ट इन आवर बॉडी। अगर हम अब देखो क्या है सपोजिटरी अगर बेसिकली देखा जाए तो हमारे बॉडी में इसे इंसर्ट कराया जाता है, तो ये क्या करता है इजी वे में ये मेल्ट हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है तो कोकोआ बटर का जब यूज होगा तो कोकोआ बटर की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ही हमारी बॉडी में हो जाए तुरंत मेल्ट हो जाए। तो कोकोआ बटर जो होता है वो हमारी बॉडी में जाते ही वह मेल्ट हो जाता है, ठीक है। इट मस्ट बी स्टोर्ड इन कूल प्लेस, ड्राई प्लेस एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। अब अगर इसकी स्टोरेज की बात करें तो हम इसे ठंडे जगहों पे रखते हैं और सूखे जगहों पे रखते हैं, और जहां पे लाइट ना आए मतलब लाइट से सुरक्षित या लाइट से बचा के हमें इसे रखना चाहिए, किसे थियोब्रोमा आयल को, ठीक है। अब ट्राइग्लिसराइड हमारा क्या होता है, दीज आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल आयल। ये जो ट्राइग्लिसराइड हमारे होते हैं वो हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल आयल से बने होते हैं। दीज आर सिंथेटिक ट्राइग्लिसराइड। ये क्या होते हैं सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। ये नेचुरली नहीं होते हैं, ये मैन मेड के द्वारा बनाए जाते हैं, मीन्स ये मैन मेड है। दीज आर एक्सपेंसिव देन थियोब्रोमा आयल। अगर देखा जाए थियोब्रोमा आयल से ये ट्राइग्लिसराइड हमारी थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है। एग्जांपल क्या है, जैसे पाम आयल है और कोकोनट आयल है, ठीक है। तो आप ऑयली बेस आपका क्लियर हुआ। अब हम सेकंड बात करेंगे जो हमारा हाइड्रोफिलिक बेस था। हाइड्रो मीन्स सभी को पता होगा कि होता है वाटर, ठीक है। हाइड्रो मीन्स क्या होता है वाटर, फिलिक मतलब क्या है लवर। तो यहाँ पे जो वाटर से लव करेगा उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। अब देखो क्या है वाटर से रिलेटेड पूरी बात होने वाली है यहाँ पे। दीज आर वाटर सॉल्युबल बेसेस। अब ये जो बेस होते हैं ये वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, ठीक है। एंड इट इज फर्दर ऑफ 2 टाइप। अगर देखा जाए तो यहाँ भी क्या है 2 टाइप के होते हैं, एक ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन, एक पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल। अब ग्लिसरीनेटेड की हम बात करें, ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन हमारे वो होते हैं, इट इज मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर। जब नाम से पता चल रहा है ग्लिसरीनेटेड मतलब ये ग्लिसरीन और वाटर के क्या होंगे मिक्सचर होंगे, ठीक है। दिस सब्सटेंस हैज
मेनी प्रॉपर्टीज दैट मेक इट इज ए डिजायरेबल बेस फॉर सपोजिटरी। अब इसमें बहुत से प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे सपोजिटरी बनाने के लिए ये अपना डिजायरेबल इफेक्ट भी शो कर देते हैं। दिस बेस इज मेनली यूज फॉर वेजाइनल सपोजिटरी। अब देखो एक अलग सी सपोजिटरी होती है ना वेजाइनल सपोजिटरी, उसको बनाने में ये अपना मेन रोल प्ले करते हैं। अगर देखा जाए तो मेनली हम लोग ट्राइग्लिसराइड जिलेटिन का यूज करते हैं वेजाइनल सपोजिटरी बनाने में, ठीक है। और ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में। अब जो इसके पहले वाली मैं वीडियो कवर किया था 1, 2, 3 वाली यूनिट, उसमें मैं हाइग्रोस्कोपिक बताया था। तो वो हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं, अब आप इसे कमेंट में जरूर हमें बताइए कि हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, मैं इसको भी बता नहीं रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है। इट इज ए पॉलीमर ऑफ इथिलीन ऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या है, पॉलीमर होता है किसका, इथिलीन ऑक्साइड और वाटर का। कौन होता है हमारा, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल। अब दीज पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल सपोजिटरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बोथ मोल्डिंग एंड कोल्ड कंप्रेशन मेथड। अब अगर आप पूछोगे कि पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल सपोजिटरी कैसे बनती है, तो वह मोल्डिंग और कोल्ड कंप्रेशन मेथड दोनों की हेल्प से पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल हमारी बनती है, जो एक सपोजिटरी है, ठीक है। अब हमारा हाइड्रोफिलिक बेसिस भी कंप्लीट हुआ। अब इमल्सिफाइंग बेसिस की बात करें तो दीज आर आल्सो फैटी बेसिस कंटेन हाई मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या है, फैटी बेस होते हैं, अपने साथ ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कंटेन करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है मासा स्टेरियम कंप्राइज ऑफ मोनोडाई ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड। ये जो मासा स्टेरियम होता है अपने साथ मोनोडाई ट्राइग्लिसराइड ये कंटेन करता है, ठीक है। अब देखो विटसॉल क्या होता है, कंप्राइज ऑफ हाइड्रोजनेटेड ट्राइग्लिसराइड ऑफ लॉरिक एसिड विद एडेड मोनोग्लिसराइड, ठीक है। ये देखो अपने अंदर क्या रखते हैं, हाइड्रोजनेटेड ग्लिसराइड और लॉरिक एसिड के साथ, और उसी में ऐड होता है मोनोग्लिसराइड, ठीक है। तो ये इमल्सिफाइंग बेसिस हमारे पूछा है। अब आपके क्वेश्चन में ये पूछा है कि इवेल्युएट आप सपोजिटरी, आप सपोजिटरी को आप कैसे इवेल्युएट करो। जैसे हम लोग क्या है बेसिस का यूज करके तो सपोजिटरी बना लिए, ठीक है, लेकिन अब कैसे आपको क्या करना है, इसका इवेल्युएशन करना है, ये सही बना है सपोजिटरी की हमारी गलत बनी है। अब हम इसके इवेल्युएशन की बात करते हैं। तो इवेल्युएट मतलब हमें वही चेक करना पड़ता है कि जो हम सपोजिटरी बनाए हैं सारी मतलब बेस वगैरह का यूज करके, अब हमारी सपोजिटरी देखने में अच्छी लग रही है कि नहीं, यूज करने में अच्छी है कि नहीं, ये सारी चीजें हम इवैल्यूएशन में चेक करेंगे। टेस्ट ऑफ अपीयरेंस, इसमें देखो हम क्या चेक करेंगे कि अपीयरेंस उसका कैसा है, और मेल्टिंग रेंज उसका कितना है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ कितना है, और यूनिफॉर्मिटी, जो भी ड्रग आप उसमें ड्रग कंटेंट यूज किए उसका यूनिफॉर्मिटी क्या है, ठीक है। तो हम एक स्टैंडर्ड की हेल्प से अपना जो बनाए हैं दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट की हमें एक जरूरत होती है, उसी से हम अपना सैंपल वाला भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम उसमें कवर करेंगे टेस्ट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। अब टेस्ट ऑफ अपीयरेंस की बात करें तो हम अपीयरेंस वाले टेस्ट में क्या देखते हैं, इन दिस वी चेक द अपीयरेंस ऑफ सपोजिटरी बाय विजुअली। टेस्ट ऑफ अपीयरेंस में क्या होता है, जैसे हम सपोजिटरी बना के आपके सामने रख दिए तो आप उसे विजुअली अपने आंखों से देख के चेक करोगे, ठीक है। इट इज परफॉर्म बाय एग्जामिनेशन ऑफ शेप। इसमें क्या करोगे, जैसे कि आप उस सपोजिटरी की शेप देखोगे। जैसे सपोजिटरी की शेप क्या है, कुछ हमारी क्या है बुलेट शेप की होती है ना, तो अगर उसकी शेप जो है कुछ इस तरह की हो जाए तो वो सपोजिटरी हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है। उसकी सरफेस हम देखेंगे, कलर देखेंगे, और भी चीजें होती हैं, ये सब हम अपीयरेंस में देखते हैं कि जो हम अपनी आंखों से देखकर टेस्टिंग करें, एनालाइज करें, वो आता है हमारा टेस्ट ऑफ अपीयरेंस के अंडर में। अब टेस्ट ऑफ मेल्टिंग रेंज, अब उस सपोजिटरी की मेल्टिंग रेंज हमें पता करना है। इन दिस वी हैव टू चेक द मेल्टिंग रेंज या पॉइंट ऑफ सपोजिटरी। इसमें हम क्या करेंगे, मेल्टिंग रेंज या मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सपोजिटरी का चेक करेंगे। फॉर दिस पुट सपोजिटरी इन वाटर बाथ फॉर 30 मिनट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम मतलब मेल्टिंग रेंज या मेल्टिंग पॉइंट चेक करने के लिए हम लोग 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी सपोजिटरी को 30 मिनट तक वाटर बाथ में रखते हैं, तो वहीं पे मेल्टिंग रेंज इसकी पता चल जाती है। अब मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें, इन दिस वी कैन चेक ब्रिटलनेस ऑफ सपोजिटरी। इसमें क्या है, सपोजिटरी की ब्रिटलनेस को चेक करते हैं। जैसे कि सपोजिटरी हमारी सेमी सॉलिड में होती है ना, अब क्या है उसकी ब्रिटलनेस, वह अगर उसको टच करने पर टूट जा रही है तो वह सपोजिटरी आपकी गड़बड़ बन रही है, ठीक है। फॉर दिस सपोजिटरी फिट ऑन मशीन एंड अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। उसको हम क्या करेंगे, अपने सपोजिटरी को मशीन में अपने पूरा सेट करेंगे, उसके बाद ऊपर से क्या है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तब उसके बाद इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ की टेस्टिंग होने लगती है। अगर वह टूट जाती है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब जो हमारी सपोजिटरी बनी है वह अच्छी नहीं है, अगर नहीं टूट रही है तो वह अच्छी है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग कंटेंट, जो आप उसमें ड्रग मिलाए हो वह यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म में है कि नहीं। इन दिस वी हैव चेक द इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रग इन सपोजिटरी। जैसे ये कोई आप सपोजिटरी बनाए हो तो ऐसा नहीं है कि जो ड्रग है एक ही जगह सब आप एक ही जगह सब कर दो, पूरे में होने चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म में सब ये फैले होने चाहिए, ये होता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग कंटेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस यूनिट का, एक्सप्लेन द फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी इन डिटेल विद एग्जांपल। या तो राइट डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन थेराप्यूटिक एंड फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी विद एग्जांपल। तो इसमें हम इनकम्पैटिबिलिटी को थोड़ा सा पूरा मतलब डिटेल में देख लेंगे, जो भी आएगा
2 नंबर में, 7 नंबर में, टोटल आप लिख के आ जाइएगा। ठीक है, तो हम इनकम्पैटिबिलिटी को यहाँ पे डिटेल में देखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूंगा, जैसे कि जब मेडिसिन बनाई जाती है तो उसमें हमारा एपीआई ऐड होता है और ड्रग ऐड होता है। ठीक है, तो जब एपीआई और ड्रग हमारा ऐड होता है तो हमारी बनती है जनरल सी मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन बन गई। अब ये जो हमारे एपीआई होते हैं, तो एपीआई हमारा क्या करता है, जैसे एक्सिपिएंट में जैसे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, ठीक है, विस्कोसिटी जैसे स्टार्च वगैरह, ये सारी चीजें हमारे एपीआई में आती हैं। और ड्रग हमारा जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारे बॉडी में थेरापेटिक इफेक्ट शो करता है वो हम होता है ड्रग। जब दोनों चीज मिलाते हैं तो बनता है हमारी एक मेडिसिन। अगर इसी एपीआई को जब हम ड्रग से मिला रहे हैं, मान लो यहाँ पे ए बी सी डी 4 एपीआई है। ठीक है, 4 एपीआई है और चारों को हमें ड्रग के साथ मिलाना है। तो ए हमारा अच्छी तरह से ड्रग में मिल गया, बी भी मिल गया, लेकिन सी कह रहा है हम भाई ड्रग के साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन डी कह रहा है भाई हम मिलेंगे। तो जब चारों में से एक नहीं मिलेगा तो जो हमारी मेडिसिन बनेगी वो थोड़ी सी खराब तो बन सकती है ना। तो जब वो खराब हमारी मेडिसिन बन रही है तो जाहिर सी बात है जब मेडिसिन खराब हुई तो जब हम इसे अपने बॉडी में लेंगे, मतलब खाएंगे, तो मान लो किसी को बुखार हुआ है तो आप मेडिसिन खिला रहे हो तो उस बुखार को उसको ठीक नहीं करेगा। ठीक है, अगर उसे फीवर हो गया है तो जो गड़बड़ मेडिसिन है इसको ठीक नहीं करेगी फीवर को। ठीक है, कोई और साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। तो इन्हें बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। जब हमारे फार्मूलेशन या पैकेजिंग या तो मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी कमी आ जाती है तो उन्हें हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। आई होप कि आप सभी को समझ में आएगा। एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं, जैसे एपीआई प्लस ड्रग मिलकर हमारा मेडिसिन बनता है। तो जब हम अपने ड्रग के साथ एपीआई मिलाते हैं तो उस एपीआई में मान लो 5-6 एपीआई मिला रहे हो, उसमें से अगर कोई 1-2 नहीं मिलना चाह रहा है तो उसकी वजह से जब हमारी मेडिसिन खराब होती है तो उसमें जो कमी आती है उसे हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ थ्योरेटिकल आप पढ़ो। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स व्हेन 2 or more इंग्रेडिएंट्स इन ए मेडिकेशन डोंट मिक्स वेल टुगेदर, दिस कैन केज प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे मेडिकेशन में अच्छे से नहीं मिक्स होंगे, हमारे जो मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे मेडिकेशन में जब अच्छे से नहीं मिक्स होंगे तो प्रॉब्लम केज कर सकते हैं। इट में अकर ड्यूरिंग कंपाउंडिंग, या कब हो सकता है, कंपाउंडिंग के दौरान, डिस्पेंसिंग के दौरान, जब आप फार्मुलेशन कर रहे हो तब, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तब, पैकेजिंग कर रहे हो तब, और ड्रग का जब एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो तब भी यह सब हो सकता है। ठीक है, तो इनकम्पैटिबिलिटी आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम क्लासिफिकेशन करें इनकम्पैटिबिलिटी का, तो फिजिकल, केमिकल, थेरापेटिक। ठीक है, 3 तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। इससे आप ये जान लो कि क्वेश्चन आना तय है, और 2 नंबर का, 7 नंबर का, 10 नंबर का, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। तो आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अब सबसे पहले हम बात करें फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब इसमें क्या है, सेम वही बातें होने वाली। ठीक है, जो मैं इससे पहले इनकम्पैटिबल था कि आप मान लो 4 बेस लिए हो, सॉरी फ्रेंड 4 एक्सिपिएंट लिए, उसमें से एक नहीं मिक्स होना चाह रहा है। जब एक नहीं मिक्स होगा तो जो हमारी मेडिसिन बनेगी वो तो खराब ही बनेगी ना। तो जब वो खराब बनेगी तो इसको मान लो हम पीसीएम बना रहे थे और फीवर, ये फीवर को कम करने का काम कर रहा है, तो पीसीएम बना के इसको खिला दिए तो फीवर कम ही नहीं हो रहा है इसका। तो ये मेडिसिन हमारी कहीं ना कहीं से, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग या फार्मुलेशन कहीं ना कहीं से गलत हुई है ना। तो तभी तो हमें पता चला कि इसको फीवर का दवा खिलाया तो फीवर ठीक ही नहीं हो रहा है, तो वो हो जाता है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखा क्या गया है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स व्हेन 2 or more इंग्रेडिएंट्स इन ए मेडिकेशन डोंट मिक्स टुगेदर प्रॉपर्ली। किसी भी मेडिकेशन में जब हम 2 चीजें मिलाते हैं तो आपस में मिक्स नहीं होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। दिस कैन केज विजिबल प्रॉब्लम लाइक एज फीवर। और ये अगर देखा जाए तो ये विजिबल प्रॉब्लम शो करती हैं, जैसे कि फीवर वगैरह आ जाता है। अब देखो ये क्यों हो रही है, दिस इनकम्पैटिबिलिटी अकर्ड ड्यू टू, जैसे अगर ये हो भी रही है तो ये क्यों हो रही है, जैसे मान लो इमिसिबिलिटी उनमें देखने को मिल रहा है, इनसॉल्युबिलिटी देखने को मिल रहा है, प्रेसिपिटेशन भी अगर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनसॉल्युबिलिटी मतलब क्या है, इन दिस ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल विथ ईच अदर। ये तो सभी को पता होगा कि ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं आसानी से। दे कैन बी मेड मिसिबल विथ वाटर बाई इमल्सिफिकेशन। यहाँ पे जब हम इमल्सिफिकेशन का मेथड अप्लाई करते हैं तब ये आपस में मिक्स होते हैं। तो अगर यही कंडीशन जब हम अप्लाई करते हैं अपने ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में, जब हम फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कोई भी ड्रग जब बना रहे होते हैं, तो जब हम मान लो ऑयल और वाटर मिक्स कर रहे हैं तो हम तो ऐसे दोनों को डाल के चले गए कि भाई हमारा मिक्स हो जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जब तक हम इमल्सिफाइंग एजेंट भी यूज कर रहे रहेगा तब ये जाके मिक्स होंगे। ठीक है, तो वही जब आप इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं यूज कर रहे हो तब जो कमी आती है वो आता है इमिसिबिलिटी के अंडर में। अब इनसॉल्युबिलिटी क्या होता है, अब देखो क्या है, जब 2 ड्रग्स आप आपस में ऐड कर रहे हो तो वह अच्छी तरीके से सॉल्युबल नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ पे आता है इनसॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो आप ये सब रीड आउट कर लीजिएगा। अब प्रेसिपिटेशन की बात करें तो इसमें जो प्रेसिपिटेशन मीन्स यही होता है, मान लो ना कि क्या होता है कि जो भी आप ड्रग कंटेंट या सॉल्वेंट वगैरह होते हैं या सॉल्यूट वगैरह होते हैं, आके धीरे धीरे ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और मतलब एक
प्रेसिपिटेट नेटिव फॉर्मेशन कर लेते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। इन द ड्रग इन ए सोल्यूशन में भी प्रेसिपिटेटेड, सोल्यूशन जो होता है प्रेसिपिटेट हो जाता है इफ द सॉल्वेंट इज एडेड इन विच ड्रग इज इनसॉल्युबल। उसके बाद क्या है, जो भी हम मतलब सॉल्वेंट ऐड करते हैं ड्रग में वह इनसॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। अब करेक्शन, आप इसे करेक्ट कैसे करोगे, चेंज द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, सबसे पहले क्या है मिक्सिंग के ऑर्डर को ही आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट का जो आप ऐड कर रहे हो उसको भी सही से मतलब अगर ऐड करोगे तब भी यह सब करेक्ट हो सकता है। अब केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की अगर बात की जाए तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स व्हेन टू आर मोर इंग्रेडिएंट्स इन ए मेडिकेशन रिएक्ट विच ईच अदर केजिंग ए केमिकल चेंज। अब देखो इसमें क्या होता है, जब हम लोग दो केमिकल मतलब एजेंट ऐड करते हैं, ठीक है, मान लो ए और बी हम लोग मिलाए हैं और ए और बी मिला के हमें मेडिसिन बनाना है, तो ए और बी आपस में ही रिएक्शन कर लेते हैं और हमारी जो तीसरी मेडिसिन बनती है वह थोड़ी सी गड़बड़ बन सकती है, तो वह होती है हमारी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है व्हेन टू आर मोर इंग्रेडिएंट्स इन ए मेडिकेशन रिएक्ट विथ ईच अदर, किसी मेडिकेशन में जब दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अपने आप में रिएक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कोई उसमें केमिकल चेंजिंग आ जाती है तो उन्हें हम बोलते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। दी चेंज में बी इमीडिएट और मे बी आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो ये क्या है, या तो जैसे आप किए तुरंत हो सकता है या तो कुछ समय बाद भी हो सकता है, तो इसे डिले इनकम्पैटिबिलिटी भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो केमिकल ये मतलब केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी अकर्ड ड्यू टू, ये देखो किसकी वजह से, जैसे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, पॉलीमराइजेशन, आइसोमेराइजेशन। अब हम इसको एक एक को डीप में देखेंगे क्योंकि यह जो टॉपिक आपकी बड़ी है और बड़े मार्क्स में पूछा भी जाता है। अब देखो इसमें जो ऑक्सीडेशन का क्या रोल है, इट इज द कंडीशन वेयर गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की गेन होती है और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस होता है। इट में ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, लाइट एंड टेम्परेचर, यह किसकी वजह से होता है, जैसे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से, लाइट की वजह से और टेम्परेचर की वजह से। और हम इसे मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके, जो कि लाइट से हमें बचाएगा, और या तो आप उसमें क्या है बफर्स भी यूज कर सकते हो, तो आप ऑक्सीडेशन से बच भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब हाइड्रोलिसिस की बात करें तो इट इज ए कंडीशन इन विच वाटर रिएक्ट्स विथ कंपाउंड एंड ब्रेक इट। वाटर क्या करता है, जो भी कंपाउंड रहता है वहां से वो रिएक्शन करता है और वहीं पे वह टूट जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। मतलब पानी के अंडर में आके कोई भी चीज टूटना उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, तो वाटर के प्रेजेंस में कोई भी कंपाउंड हमारा टूटता है तो उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। इट में बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, पीएच एंड टेम्परेचर। अब यह कैसे होता है, जैसे वाटर की प्रेजेंस में पीएच और टेम्परेचर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हमारी हो सकती है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, और अगर आपको इसे रोकना है तो वहां पे क्या है, जो भी आपका कंपाउंड या सब्सटेंस है उसको मॉइस्चर से उसको प्रोटेक्ट कराओ। एंड वाटर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, और क्या है ऐड वाटर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, और उसमें क्या है वाटर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस ऐड करो ताकि वह जितना भी वाटर आ सबको ये क्या करे एब्जॉर्ब करते रहे ताकि हाइड्रोलिसिस वहां पे ना हो। अब पॉलीमराइजेशन की हम बात करें, इन दिस मोनोमर, इसमें क्या है मोनोमर होता है सिंगल यूनिट ऑफ केमिकल, केमिकल की सिंगल यूनिट होगी, बॉन्ड टुगेदर एंड फॉर्म ए लॉन्ग चेन पॉलीमर। पॉलीमराइजेशन मतलब होता है, अब देखो मोनो मतलब होता है वन लिखा है ना यहाँ पे, तो मोनो मतलब होता है वन, यही जब वन कई सारे हम जोड़ देंगे तो ये पॉलीमर हो जाएंगे। तो पॉलीमर का सेंस यही है कि सिंगल यूनिट ऑफ केमिकल को मोनोमर, अब यही जब आपस में जोड़ते हैं तो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं तो उन्हें हम बोल देते हैं पॉलीमर। और इसे कैसे आपको रोक सकते हो, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का यूज करके हम लोग पॉलीमराइजेशन को रोक सकते हैं। अब थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी की बात की जाए तो थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स व्हेन टू आर मोर मेडिकेशन इंटरैक्ट विद ईच अदर इन ए वे दैट reduce their effectiveness or increase their side effects। अब देखो इनकी कहानी कुछ अलग है, इसमें क्या है दो या दो से अधिक मेडिकेशन आपस में रिएक्ट करेंगे तो उस मेडिसिन को क्या करेंगे, या तो इफेक्टिवनेस मतलब रिड्यूस कर देंगे, मतलब कम कर देंगे, या तो बढ़ा देंगे, और साइड इफेक्ट का भी यही काम करते हैं, या तो क्या करेंगे जो दवा है उसकी इफेक्टिवनेस घटा देंगे या बढ़ा देंगे, या तो कभी कभी साइड इफेक्ट भी वह केज कर सकते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखो एग्जांपल जैसे क्या है एंटासिड एंड एंटीबायोटिक, जब आप दोनों को कॉम्बिनेशन करके ले रहे हो तो एंटासिड कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीबायोटिक, जो हमारी एंटासिड होती है वो एंटीबायोटिक्स के एब्जॉर्प्शन को घटा देती है, सच एज सिप्रोफ्लॉक्सासिन बाय इंक्रीजिंग द पीएच ऑफ स्टमक। तो जैसे देखा जाए सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमारी एक एंटीबायोटिक है जो कि हमारे स्टमक के पीएच को बढ़ा देती है, तो वहां पे आपका एंटासिड जब आप खाओगे तो कहां से काम करेगा, ठीक है।
दिस अकर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ये देखो क्यों क्यों होता है, जैसे ओवर डोजिंग अगर हो रही है तो इट मे बी ए रिजल्ट फ्रॉम एरर इन राइटिंग एंड रीडिंग प्रिस्क्रिप्शन। ये कब आता है, जब कोई भी मतलब फिजिशियन जब कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा होता है तो अगर उसमें लिखने में कमी आ जाए या तो जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है फार्मासिस्ट अगर उसमें पढ़ने में कुछ कमी आ जाए तब ये हो सकता है। इट इज मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ एरर्स इज ओवरडोज इट कैन लीड पॉइजनिंग। अगर कोई भी आदमी ओवरडोजिंग कर रहा है तो ये कभी कभी पॉइजनिंग भी हो सकती है, तो ये बहुत ही सीरियस टाइप है एरर का। अब रॉन्ग डोजेज फॉर्म, रॉन्ग डोजेज फॉर्म क्या होता है, सम ड्रग्स हैव क्वाइट ए सिमिलर नेम। कुछ ड्रग के ऐसे होते हैं जो नाम क्या है सिमिलर, जैसे कि डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन अगर देखा जाए तो ये लगभग सेम ही होते हैं ना, तो वही बात है। सो दियर इज, ये डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन एक ड्रग है, ठीक है। दोनों को अगर आप देखो बहुत माइनर डिफरेंस है, तो जब कोई डॉक्टर लिखते हैं तो डी आई ऐसे करके लिख देते हैं ना, तो वो क्या पड़ेगा, डिगॉक्सिन पड़ेगा, डिगोटॉक्सिन पड़ेगा, तो वहीं पे हमें थोड़ी रॉन्ग डोजेज फॉर्म देखने को मिलेगी। सो दियर इज ऑलवेज ए चांस या डेंजर ऑफ डिस्पेंसिंग रॉन्ग डोज, तो यहाँ पे पूरे चांस हो जाती है कि रॉन्ग डोज का डिस्पेंसिंग हो सकता है, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज अल्टर्ड चेंज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर ड्रग। अब देखो क्या है, सभी लोग बोलते हैं कि ये वाली दवा आप पहले खाइएगा, बाकी ये वाली दवा 2 घंटे बाद खाइएगा। अगर दोनों को आप साथ खाते हो तो क्या है, ये वाली दवा इसके एक्शन को कम कर सकती है या तो ये वाली दवा इसके एक्शन को कम कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या है, ड्रग इंटरेक्शन को भी देखना होता है और ये आपस में दोनों ड्रग मतलब इंटरेक्ट ना करे, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट ना दे। अब इसकी हम करेक्शन कैसे करेंगे, डोजिंग एरर शुड बी अवॉइडेड, जो डोजिंग एरर हो रहा है उसको हमें अवॉइड कर देना चाहिए। ड्रग प्रोवाइड स्पेसिफिक डिजायर्ड फॉर्म, और जो ड्रग होती है वो स्पेसिफिक डिजायर्ड फॉर्म में ही प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो ये 2, 7, 10 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आपका आएगा तो ये इजी वे में कवर हो चुका है, ठीक है। तो आप अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप छोड़ के ना आइएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपनी यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन। तो 5 का क्वेश्चन हमारा जो पहला बनता है वह है राइट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्रीम्स एंड इवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। यहाँ पे आपको क्रीम का बताना है क्या प्रिपरेशन, ठीक है, और उसके बाद इवेल्युएशन भी करना आपको सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का। तो बिल्कुल यह भी आसान है, क्रीम आप कैसे बनाते हैं यही तो आपको बताना है। तो चलो देख लो ये हम क्रीम कैसे बनाते हैं। तो अगर देखा जाए नॉर्मली तो क्रीम कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं क्रीम की जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्रीम होता क्या है, ये एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है पहली बात, और दूसरी बात क्या है, इट इज कॉन्टेन ए 1 और मोर मेडिकामेंट इन प्रिपरेशन। जब इसकी प्रिपरेशन की जाती है तो इसमें एक या एक से अधिक मेडिकामेंट भी पड़े होते हैं। क्रीम आर टिपिकली यूज फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन। अगर देखा जाए तो क्रीम होती है ये टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए जनरली यूज होती है, ठीक है। टॉपिकल मतलब अपने स्किन के ऊपर जो हम लगाते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रीम। अब इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, जनरल वे में मैं पूरा बता रहा हूं, आप लोग इसे ये शॉर्ट फॉर्म अपनी नोटबुक में ऐसे आप नोट कर लो। सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट, अगर आपको कोई भी क्रीम बनानी है सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट का सेलेक्ट तो करोगे ना, उसके बाद वे करोगे और मेजर करोगे, उसको नाप तोल करोगे अच्छे से, उसको मेजर कर लोगे। दोनों को क्या है, मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट, जो भी आप इंग्रेडिएंट यहाँ पे वेइंग और मेजरिंग किए उसके बाद उसे मिक्स कर दो, ठीक है। उसके बाद जो आप मिक्सिंग किए हो पहले उसको हीट कर दो, देन द कूल एट रूम टेम्परेचर, उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर दो, आपकी क्रीम नीचे बन के आ जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर कभी कभी पेस्ट भी पूछ लिया तो मैं पेस्ट भी इसे मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन में नहीं नोट किया गया तो पेस्ट भी समझ लो। पेस्ट क्या है, अगर देखा जाए तो यह भी टॉपिकल यूज के लिए होता है, मतलब स्किन के लिए। और एक पेस्ट हमारा वो होता है जो हम लोग दांतों में यूज करते हैं ना, वो वाला नहीं, ये टॉपिकल स्किन के ऊपर वाला है। ये पेस्ट जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, इट कंटेन ए मेडिकेटेड सब्सटेंस, में क्या है मेडिकेटेड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या है स्किन के मतलब टॉपिकल पेस्ट होते हैं ना, तो वो स्किन पे ही टिपिकली यूज किया जाता है। अब इसका प्रिपरेशन हम वैसे करना है, पहले इंग्रेडिएंट को सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद मेजर कर लेना, उसके बाद मिक्स कर लेना है। इसमें आपको यही चेंज करना है कि ग्राइंड कर लेना है और मिलिंग कर लेना है, उसके बाद होमोजेनाइजेशन उसका कर लेना है। अब हमारा पेस्ट लास्ट में बन के आ जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्रीम या पेस्ट दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लोग वहां पे डाइवर्ट ना होएगा। जल भी देखो, जल देख लो, 2-2 नंबर के फटाफट मैं सब कवर कर दे रहा हूँ। ये जल इज सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, जल क्या है आपका सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है। इट कंटेन ए मेडिकेटेड सब्सटेंस, ये क्या करता है अपने साथ मेडिकेटेड सब्सटेंस भी रखे रहता है। जल्स आर टिपिकली यूज्ड फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन, और जो जल होते हैं वह टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए ही यूज होते हैं, ठीक है। अब इसका प्रिपरेशन क्या है, बेसेस यूज। अब इसमें कौन कौन से बेस आप यूज करके इसका प्रिपरेशन कर सकते हो, जैसे हाइड्रोजल, ऑर्गेनो जेल्स, थिक्जोट्रोपिक जेल्स, रिजिड जेल और इलास्टिक जेल। इतने जल आप यूज करके आप जल का प्रिपरेशन कर सकते हो। इट कैन बी प्रिपेयर थ्रू थर्मल चेंज, इसको क्या है थर्मल चेंज के हेल्प से बना सकते हो, फ्लाकुलेशन के हेल्प से और केमिकल रिएक्शन के हेल्प से आप जल बना सकते हो, ठीक है। अब इसी में हमारा यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको कि इवेल्युएट करना है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को। तो हम इसके पहले सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म बनाए हैं ना, अब इसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे कि जो हम लोग बनाए हैं या हम सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। अब इसे हमें इवेल्युएट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो कुछ हमारे इसमें होता है फिजिकल इवेल्युएशन, कुछ केमिकल इवेल्युएशन।
फिजिकल में हम देखेंगे इसका अपीयरेंस, टेक्सचर, विस्कोसिटी, पीएच। और केमिकल में इसका ऐसे करेंगे, इम्प्योरिटी चेक करेंगे, स्टेबिलिटी और एडेशन। सबसे पहले हम अपीयरेंस की बात करें, मतलब फिजिकल इवेल्युएशन की बात करें, तो अपीयरेंस में क्या है, विजुअल इंस्पेक्शन फॉर कलर, टेक्सचर एंड होमोजेनिटी। अपीयरेंस मतलब जो हम अपनी आंखों से देखकर उसका एनालिसिस या गेस करते हैं, उन्हें बोलते हैं अपीयरेंस। और किसका, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का ही करना है यहाँ पे। तो क्या है, आप उसका कलर देखोगे, टेक्सचर देखोगे, होमोजेनिटी देखोगे, ये सारी चीजें जब देखोगे तो ये अपीयरेंस में आएगा। और किसी भी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का देखोगे तो फिजिकल इवेल्युएशन और अपीयरेंस के अंडर में सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करें तो इसमें हमारा आता है टेक्सचर। अब देखो टेक्सचर मतलब उस सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का बनावट कैसा है। ठीक, इवेल्युएशन ऑफ स्प्रेडेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड फील। अब देखो इसमें हम ये चेक करेंगे उसकी स्प्रेडेबिलिटी क्या है। जैसे हम अपनी स्किन पर अगर उसे यूज कर रहे हैं तो वह कितनी चीज हमारी स्किन में पूरा फैल जा रहा है, और कंसिस्टेंसी उसकी कितनी है, और हमें फील कैसा आ रहा है उसको लगाने पाते, ये सारी चीजें हम इसमें चेक करेंगे। विस्कोसिटी क्या है, मेजरमेंट ऑफ फ्लो द रेजिस्टेंट टू फ्लो। अब देखो विस्कोसिटी जितनी ज्यादा रहेगी उसकी फ्लो उतनी कम होगी, विस्कोसिटी जितनी भी कम होगी और फ्लो उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हम विस्कोसिटी में चेक कर लेते हैं। फ्लो उसका पीएच क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द पीएच वैल्यू टू एंश्योर इट्स विद इन द एक्सेप्टेबल रेंज। अब जो भी एक्सेप्टेबल रेंज होती है क्रीम वगैरह की, उसी में पीएच को सेट कर देना है। अब केमिकल इवैल्यूएशन में हमारा क्या होता है, ऐसे में हम क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट कंटेंट। उसमें जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हम लोग डाले हैं ना, वो कितना एक्टिव है उसे हम ऐसे में चेक कर लेंगे। इम्प्योरिटीज क्या है, डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ इम्प्योरिटी। उसमें जो भी हम क्रीम वगैरह बनाए हैं उसमें इम्प्योरिटी कितना प्रेजेंट, उसको हम डिटेक्ट या क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं। स्टेबिलिटी मतलब क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट स्टेबिलिटी ओवर टाइम। अब उसकी हम लोग स्टेबिलिटी में उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, कितना समय तक इसकी ये स्टेबल रह सकता है। उसके बाद कंपैटिबिलिटी में क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ द कंपैटिबिलिटी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स विद द एक्सिपिएंट। अब देखो एक्सिपिएंट की हेल्प से क्या है, उसकी जो मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें पड़ा है एक्सिपिएंट, ये सारी चीजें हम लोग कंपैटिबिलिटी के अंदर में चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा केमिकल इवैल्यूएशन। तो यह जो क्वेश्चन था आपका ये कवर हो चुका है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह भी हम देख लेते हैं। क्लासीफाई सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। यहाँ पे आपको सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को क्लासीफाई करना है। उसके बाद आपको यह भी बताना है कि कौन से डिफरेंट फैक्टर उसे अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब देखो क्लासीफाई में हम यह देखेंगे, अगर आपसे क्लासिफिकेशन पूछता है तो आपको सारी चीजें सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के ऊपर लिख के आनी होती है। तो सबसे पहले आपसे पूछा है कि क्लासिफाई से करो, तो इसमें क्या करोगे आप, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म सबसे पहले बताओगे क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, तब जाके आप क्लासिफाई करो, क्योंकि यह जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हमारा क्या होता है, इसको आप लोग देख लो। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स आर मेडिसिन्स दैट आर नाइदर कंप्लीटली सॉलिड नॉर कंप्लीटली लिक्विड। यह तो सेमी सॉलिड, पहली बात तो सेमी सॉलिड में होंगे, ना तो पूरी तरीके से सॉलिड होंगे ना तो पूरी तरीके से लिक्विड होंगे। जैसे कि क्रीम हमारी होती है ना, वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में ही आएगी। दे हैव ए थिक एंड पेस्ट लाइक फॉर्म। इसका जो फॉर्म रहता है वो थोड़ी सी थिक रहता है और पेस्ट की तरह होता है। ठीक है, इट इज इजिली यूज्ड ऑन द स्किन एंड अदर बॉडी सरफेस। यह क्या है, हम लोग इसे आसानी से अपने स्किन पर और अदर बॉडी पार्ट्स पर या सरफेस पर इसे हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का एग्जांपल देखा जाए तो जैसे क्रीम है, पेस्ट, ऑइंटमेंट है, यह सब हो गया। एडवांटेज की बात अब हम करें, दे अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देती है। जैसे हमारी बॉडी में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो वो उसको अवॉइड कर देती हैं। और बेस्ट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, जो पेशेंट बेहोश होते हैं उनको हम लोग आराम से ये क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इट इज इजी टू यूज द ऑन द स्किन। अब लोग हम क्या करेंगे, ये जो क्रीम होती है आसानी से अपने स्किन पर इसका यूज कर सकते हैं। टारगेटेड डिलीवरी मतलब मान लो स्किन में हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स, बॉडी में कहीं की स्किन अगर डैमेज है तो वहीं पे जाके हम इसको अपनी दवा को लगाएंगे। मतलब टारगेट डिलीवरी, जहां पे इसको जाना है वहीं पे ये जाएगा। मिनिमाइज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट। अब देखो जो हम लोग टैबलेट वगैरह खाते हैं तो मुंह के हेल्प से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के हेल्प से हमारे स्टोमक में आता है ना, तो ये जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जो साइड इफेक्ट हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अपनी स्किन पे हम यूज कर रहे हैं ना इसे। तो यह सब इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज भी होता है, कभी कभी स्किन में इरिटेशन मतलब जलन होने लगती है, और डिफिकल्ट टू स्टेरिलाइज, इसको स्टेरिलाइज करना बहुत ही कठिन, मतलब बैक्टीरिया फ्री करना बहुत ही कठिन हो जाता है। बैक्टीरिया ऑलरेडी इसमें आ ही जाती है। नॉट सुटेबल फॉर ऑल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यह क्या है, सभी रूट्स के लिए अब मतलब सुटेबल नहीं है। दे आर टू बल्की टू हैंडल, ये बल्की होते हैं इसलिए हम इसको हैंडल मतलब इधर से उधर ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और टू बल्की मतलब ज्यादा, मतलब देख रहे हो अगर एक टेबलेट रहेगी इतनी बड़ी रहेगी और अगर क्रीम रहेगा उतनी इतना बड़ा पाउच रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़े से बल्की होते हैं इसलिए इसको हैंडल करना थोड़ा सा हमें कठिनाई हो सकता है। अब मेन जो आपका आता है ये क्लासिफिकेशन, ये इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है।
तो इसमें एक हमारा आता है पेसेसरीज और एक आता है सपोजिटरी और एक्सटर्नल हमारा ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, अब देखो आपको इसी में यह भी पूछा गया है कि फैक्टर अफेक्टिंग डर्मल पेनिट्रेशन। अब देखो क्या है डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग की हम बात करें तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि डर्मल पेनिट्रेशन, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं ये क्या होता है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए मेडिसिन टू पास थ्रू स्किन इनटू द बॉडी। कोई भी अगर मेडिसिन होती है वह हमारे स्किन से हमारे बॉडी के अंदर कितनी तेजी से ट्रांसफर हो रही है उन्हें हम बोलते हैं डर्मल पेनिट्रेशन। जैसे ये स्किन है तो जो हम इस पर से ड्रग अप्लाई कर रहे हैं तो स्किन को रास्ते से होते हुए ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर कितनी तेजी से आ रही है, मतलब स्किन, उसके बाद इनसाइड बॉडी, स्किन पे हम लोग अपना मेडिसिन रखें तो हमारे बॉडी में आ जाती है, तो कितनी तेजी से आ रही है उसी को हम बोलते हैं डर्मल पेनिट्रेशन। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग इज बेस्ड ऑन द डिफ्यूजन प्रोसेस और मैकेनिज्म। अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए तो डिफ्यूजन प्रोसेस पे टोटल डिपेंड होता है ना। डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। अब देखो क्या कर रहा है कि लो एरिया कंसंट्रेशन से हाई एरिया से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। अब ये मान लो आपके ऊपर स्किन है तो यहाँ पे जब हम अप्लाई करते हैं तो ज्यादा ही मेडिसिन यही सबसे ऊपर आती है, ठीक है, स्किन पे हो गया। अब धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर ये जाती है, हमारे बॉडी के अंदर तो अभी क्रीम आई नहीं है ना, स्किन को पेनिट्रेट करके तभी तो अंदर जाएगी, तो यहाँ ज्यादा है तो लो की तरफ या भागना स्टार्ट कर दिया, तो ये हमारा होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। या तो ड्रग पार्टिकल्स मूव आर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, वही बात है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग का जाना हमारा होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। अब देखो ये बेस्ड होता है हमारे फिक्स फर्स्ट लॉ को, जे इक्वल टू क्या होता है माइनस डी और डी सी अपॉन डी एक्स, जहाँ पे जे जो है ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है, डी मतलब डिफ्यूजन का कॉफिशिएंट है और डी सी अपॉन डी एक्स क्या है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। द पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग अकर थ्रू ट्रांससेलुलर इंट्रासेलुलर रूट। ये जो पेनिट्रेशन ड्रग का होता है वो दो रूट से होता है, ट्रांससेलुलर और इंट्रासेलुलर। ट्रांससेलुलर मतलब हमारा क्रॉस द सेल, मतलब दो सेल को जब क्रॉस करके होता है तो क्रॉस सेल, बिटवीन सेल मतलब दो सेल के बीच में जब होता है तो वो बिटवीन सेल होता है, ठीक है। अब हम मेन फैक्टर की बात करें, कौन कौन से फैक्टर इसे अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें दीज आर दोज फैक्टर्स विच में अफेक्ट द पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग्स। कुछ फैक्टर होते हैं जो कि ये अफेक्ट करते हैं हमारे ड्रग के पेनिट्रेशन को, जैसे कुछ बायोलॉजिकल होंगे और कुछ फिजियोकेमिकल होंगे। बायोलॉजिकल मतलब स्किन हाइड्रेशन, अगर किसी की स्किन जो है ज्यादा ऑयली रहेगी तब जो हम क्रीम अप्लाई करेंगे ना तो क्रीम वहां से हट जाएगी, नहीं जल्दी पेनिट्रेट कर पाएगी हमारी स्किन को। और क्या है स्किन एज, अगर देखो कोई बुढ़ा आदमी है उसके स्किन पे लगाओगे ना तो जल्दी पेनिट्रेट दवा नहीं होती है। ब्लड फ्लो, अगर वहां पे ब्लड का फ्लो कम है तो जाहिर सी बात है ब्लड फ्लो में जब तक हमारी क्रीम जाएगी नहीं तो तक एक्शन लेगी नहीं। तो अगर वहां पे ब्लड फ्लो ही कम है, वहां आप दवा अप्लाई कर दिए तो कैसे एक्शन लेगी, यह भी हो जाता है। और स्किन कंडीशन क्या है यह भी डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात करें स्किन हाइड्रेशन का। इट इज ए कंडीशन व्हेन स्किन इज कम विथ कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर। यह एक ऐसा कंडीशन है जहां पे आपकी स्किन वाटर के कांटेक्ट में आ सकती है। देयरफॉर स्किन टिश्यू स्वेल एंड रिंकल। तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारे जो स्किन के टिश्यू होते हैं वह थोड़े से फूल जाते हैं और उसमें झुर्रियां टाइप की पड़ जाती हैं। इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ परमिएशन, ये क्या करते हैं परमिएशन के रेट को भी बढ़ा देते हैं। तो स्किन हाइड्रेशन आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। अब देखो स्किन एज की मैं बात करूं तो स्किन पेनिट्रेशन कैन वेरी विथ एज। ये देखो क्या है एज के ऊपर डिपेंड कर, जैसे मैंने बोला कि बुढ़े में कुछ और भी स्किन होती है, बच्चों में कुछ और होती है, एडल्ट में कुछ और होती है। विथ ओल्डर स्किन टेंड्स टू बी लेस परमिएशन। अगर देखा जाए वहीं बुढ़ों की स्किन में तो परमिएशन क्या है थोड़ा सा कम होता है और धीरे धीरे होता है। अब ब्लड फ्लो की मैं बात करूं, इफ द ब्लड फ्लो इज रिड्यूस, अगर वहां पे ब्लड फ्लो कम है देन इट इंक्रीज द परमिएशन ऑफ ड्रग। तो वहां पे परमिएशन ऑफ ड्रग थोड़ी सी तेजी हो सकती है, बिकॉज इट इंक्रीज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, वहां पे टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है। सो ब्लड एब्जॉर्ब मोर ड्रग्स, तो वहां पे ब्लड क्या है ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स एब्जॉर्ब कर लेती है। अब हम आगे की बात करें तो स्किन की कंडीशन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। देयर आर वेरियस स्किन रिलेटेड फैक्टर विच में अफेक्ट परमिएट, जैसे कि एज है, डिजीज है, इंजरी है। अगर किसी को कहीं कटा चला है तब भी डिफेक्ट हो सकता है, डिजीज हुई ऑलरेडी स्किन की तब भी हो सकता है, एज के अकॉर्डिंग तब भी तो ये हो सकता है। अब फिजियोकेमिकल फैक्टर हमारे क्या, जैसे ड्रग कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पार्टिशन कोएफिशिएंट, मॉलिक्यूलर शेप एंड साइज। अब एक एक को हम डीप में देखेंगे। जैसे ड्रग कंसंट्रेशन में हमारा क्या आता है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग कैन इंक्रीज पेनिट्रेशन। अगर ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पेनिट्रेशन जाहिर सी बात है थोड़ी सी तेजी से हो गया। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या है परमिएशन रेट भी बढ़ेगा। सो इफ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पेनिट्रेशन भी वहां पे आपका बढ़ेगा। अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल हैव ग्रेट पेनिट्रेशन, वहां पे क्या होता है कि अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स का पेनिट्रेशन बहुत तेजी से होता है, ठीक है। अब पार्टिशन कोएफिशिएंट की बात करें तो द पार्टिशन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग बिटवीन द स्किन एंड द वेहिकल कैन अफेक्ट पेनिट्रेशन। अब देखो ये जो होते हैं ना
स्किन में जो हमारे व्हीकल, द पर्सन कॉप्सेंट ऑफ द ड्रग बिटवीन स्किन। अब देखो क्या है कि जो हमारे स्किन के बीच में जो ड्रग का पर्सन कॉप्सेंट होता है और व्हीकल का, वो पेनिट्रेशन को भी इफेक्ट करता है। अब मॉलिक्यूलर शेप एंड साइज की बात करें, इफ मॉलिक्यूल स्मॉल इन साइज देन इजीली पेनिट्रेट ऑन द स्किन। अगर मॉलिक्यूल की साइज छोटी है तो वह आसान से हमारे स्किन में वह पेनिट्रेट कर सकती है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था यूनिट नंबर 5 का वो एंड हो चुका है। अब हम आपसे मिलेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।